हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम जोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टीएमबीयू एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में। मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी अभी बीएससी पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है और अभी प्रैक्टिकल्स बाकी है, अभी डेट नहीं आई है, सो डोंट वरी। और अभी अच्छा टाइम है, टाइम रहते आप अपनी बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के ऊपर देख लो और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर लो। ओके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, आपका सेशन डिले होता जा रहा है, तो हो सकता है 2021 में तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी सारी चीजें ऑन टाइम करवाए। तो इसीलिए इसके लिए बी प्रिपेयर। आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। अगर आप टाइम रहते इन सारे चैलेंजेस को टैकल कर लेते हो तो फिर आपका एग्जाम और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो देखो, सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आपका जो बीएससी पार्ट 2 है वो उसका लेवल हार्ड हो चुका है। पार्ट 1 में आपने जिस तरह से चीजें पढ़ी थी उससे डेफिनेटली ये थोड़ा लेवल ऊपर होगा, और जब लेवल ऊपर जाता है तो मेहनत ज्यादा करनी होती है, ठीक है। सारी चीजें आपको अच्छे से करवाने के लिए ऑलरेडी हमने एक बैच लॉन्च किया है, फाउंडेशन बैच फॉर बीएससी पार्ट 2, ठीक है। और ये किसके लिए लॉन्च हुआ है? टीएमबीयू एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखो, टीएमबीयू में भी बहुत सारे एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं, बट आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा बीएससी पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो इसीलिए टाइम रहते आप अपनी प्रेपरेशंस कर लो, यही समझदारी है। ओके, और इसके लेवल तो ऑलरेडी हार्ड है ही, साथ में इतने कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेपरेशंस करनी है। तो इसके लिए ऑलरेडी हम एक बैच ला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन बैच, और ये टीएमबीयू एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बैच है। तो इसमें जल्दी से जल्दी आप इनरोल करो, और इसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने स्टूडेंट्स को जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, जो इसका बोझ होता है स्टूडेंट के ऊपर बहुत भारी होता है, और इसीलिए हमने स्टार्ट किया है। हमारी ये हमेशा से इनिशिएटिव रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो सब्सिडरी पेपर है वो बिल्कुल फ्री में करवाएं। सारी चीजें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सब्सिडरी के लिए बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सब्सिडरी पेपर होगा, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग फ्री में सारी चीजें दे रहे हैं अगर आप इनरोल करते हो फाउंडेशन बैच में। ओके, फाउंडेशन बैच में साथ साथ आपको बहुत सारे वर्कशीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एमसीक्यू के, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। साथ साथ क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल को भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि पार्ट 1 में जो आप जाते हो तो पार्ट 1 में तो ऑलरेडी बच्चों को कुछ पता नहीं होता, वो अनाड़ी होते हैं। वहां प्रैक्टिकल रूम में क्या होता है, दे डोंट नो कंप्लीटली, दे आर ब्लैंक। अब बीएससी पार्ट 2 की बारी आती है, तो बीएससी पार्ट 2 में भी प्रैक्टिकल बस ऐसे ही देने चले जाते हैं। उनको करेक्ट वे में ज्यादा से ज्यादा एक फाइल बनाते हैं स्टूडेंट्स और लेके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको प्रैक्टिकल रूम में क्या क्या होता है, स्पॉटिंग होती है, माउंटिंग होती है, आपको कैसे करना है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। प्रैक्टिकल आपके 50 मार्क्स के होते हैं, तो 50 मार्क्स में कम से कम आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स तो कम से कम आपको लाना है, तब जाके आपका नंबर अच्छा आएगा, ओवरऑल जो मार्किंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिकल को इग्नोर करने से लॉस आपका है। ओके, तो यहाँ इस बैच में क्या होगा, प्रैक्टिकल भी इक्वली आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, गाइडलाइन बताई जाएगी, आपको दी जाएगी गाइडलाइन कि किस तरह से आप अपने फाइल तैयार करो, कैसे आपको वाइवा में किन सारे टॉपिक्स को आपको देख के जाना है वाइवा के लिए, साथ साथ है माउंटिंग कैसे करना है, स्पॉटिंग में आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को डिटेल में बताया जाएगा। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल का बहुत महत्व है, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बीएससी पार्ट 2 फॉर मुंगेर यूनिवर्सिटी। ओके, मुंगेर यूनिवर्सिटी के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना एक बार। जब मैंने सजेशंस दिया था तो वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अब जो आप एग्जाम ओरिएंटेड वाले बैच को आप ले लेते हो और संतुष्ट हो जाते हो, तो प्लीज ऐसा मत करो, थोड़ा डीपली पढ़ना स्टार्ट करो। और डीपली पढ़ने के लिए ही ये फाउंडेशन बैच आई है। फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, प्रेपरेशन स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है।
सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे बीएससी पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं और अब उनके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि अब वो बीएससी पार्ट 2 के भी बारे में जाने, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले जानना होगा हमें सिलेबस। बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना क्या है वो जानना बहुत जरूरी है और उसको नोट डाउन भी करके रखना बहुत जरूरी है। तभी जाके स्टूडेंट्स आपको पता रहेगा कि आपको कब कितने टाइम में ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। आपके पास एक फुल नोट होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अभी इस फाउंडेशन बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है और यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नीचे जो स्क्रीन पे नंबर है उस पे जाके आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हो और एडमिशन स्टार्ट है। ओके, फाउंडेशन कोर्स की फी है 3499। ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, नॉमिनल फी है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता। अब जाके देख सकते हो इतने में आपको ऑनर्स भी कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे हम सब्सिडरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पे भी फोकस कर रहे हैं। ओके, सो डोंट मिस दिस कोर्स एंड ग्रैब इट। आते अब हम अपने सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप कहीं पे नोट डाउन कर लो जिससे आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि अभी बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स में आप क्या पढ़ रहे थे, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, छोटे से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड बैकबोन नहीं होता है उनकी बॉडी में। ठीक है, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके, अब बीएससी पार्ट 2 में आप क्या पढ़ने वाले हो, वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ोगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ने हैं वो मैक्सिमम वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे। और वर्टिब्रेट्स को हम लोग कॉर्डेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बैकबोन होता है, नोटोकॉर्ड होता है और 2-3 चीजें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कॉर्डेट के। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे बीएससी पार्ट 2 में आपका 2 ऑनर्स पेपर होगा जूलॉजी में, पेपर 3 एंड पेपर 4। ओके, पेपर 3 के लिए जो आपको पहले मैं एग्जाम का सिनेरियो डिस्कस कर रही हूँ, क्या क्या होगा एग्जाम में वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो बीएससी पार्ट 2 के एग्जाम में क्या होगा, आपको बीएससी पार्ट 2 के एग्जाम में क्या होगा, 3 आवर्स मिलेंगे आपको थियरी में। जो भी आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको 3 आवर्स मिलेंगे। फुल मार्क्स होंगे 75। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में 9 to 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आंसर देने। अब 5 क्वेश्चन में भी सुन लो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हो, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको करके आना है। वो 15 होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के होते हैं 15 क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन उधर हो गया, बचा 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिसमें से आपका शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है और 4 क्वेश्चंस आपको लिख के आने हैं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो भी आपको 4 क्वेश्चन इजी लगे वो आप एग्जाम में करके आओगे। ओके, हो गए 5 क्वेश्चन। देखो पेपर 3 और पेपर 4 दोनों के ही थियोरी एग्जाम में सेम चीजें होती है, आपको 5 क्वेश्चंस करके आना होता है। ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स होते हैं, अगर आप 90 मार्क्स ले आते हो दोनों पेपर को मिला के, चाहे आप 30 मार्क्स पेपर 3 में ले आओ, 60 मार्क्स आप ले आओ पेपर 4 में, दोनों पेपर को कंबाइन करके क्या होना चाहिए, 90 मार्क्स किसी तरह से आ जाने होते हैं, तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे 90 मार्क्स, बट पास होना इज नॉट एन ऑप्शन। आपको अच्छे मार्क्स से पास करना है, वो भी फर्स्ट डिवीजन। हर पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों में आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट डिवीजन लेके आओ। और फर्स्ट डिवीजन के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए हमें, 120 मार्क्स। ठीक है, 120 मार्क्स में आप फर्स्ट डिवीजन आ जाते हो। ठीक है, अब ये 120 इस तरह से है कि अगर आप 20 मार्क्स भी अगर आप पेपर 3 में लेके आ रहे हो तो आपको
100 मार्क्स होने चाहिए पेपर 4 में, ठीक है। एनी हाउ आपको किसी भी तरह से 120 पूरा करना है दोनों पेपर मिला के, तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हो, ठीक है। एंड कोशिश करो, ये जो 120 मार्क्स होता है ये 60% होता है, यानी कि 60% में आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हो। लेकिन 60 मार्क्स का टारगेट लेके आपको नहीं चलना है, आपको लेके चलना है 70% मार्क्स का, 70 प्लस आप लेके चलो, बट 60% इज द डेडलाइन। अगर आप 1 मार्क्स के लिए भी पीछे हट जाते हो, अगर आपका 120 में से 119 आ जाता है, तो आप सेकेंड डिवीजन वाले कैटेगरी में चले जाओगे। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ भी है, ठीक है। तो देखो 60% मार्क्स लाने के लिए आपको 120 मार्क्स लाना होगा, बट 70% लाने के लिए आपको 120 प्लस लाना होगा मार्क्स, तब जाके आपका 65% 70% तक जा सकता है। मोर देन 120 मार्क्स आपको ज्यादा लाना है, 120 से ऊपर मार्क्स लाना है आपको, ओके। कीप दैट इन माइंड, तब जाके आपका ओवरऑल सारे परसेंटेज लास्ट में जब आप पार्ट थर्ड कर लोगे, आपका जब पूरा रिजल्ट बनता है वो सारे ईयर्स के मार्क्स को देख के बनता है। तो आपको सब में कोशिश क्या करनी है, 65 प्लस लाओ, 70 प्लस लाओ, बट सेकेंड डिवीजन नहीं आना है, फर्स्ट डिवीजन, ऑलवेज फर्स्ट डिवीजन, ओके। तो अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो पेपर 3 में आपको पढ़ना क्या है, प्लीज नोट इट डाउन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट्स के बारे में मैंने बताया कि आपको बीएससी पार्ट 2 में कॉर्डेट्स वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इसके ऊपर क्या है, ओरिजिन पढ़ना है, कैसे उत्पत्ति हुई कॉर्डेट्स की, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। नंबर 2, मेजर एनाटॉमिकल फीचर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म नीचे दिए गए उनके एनाटॉमिकल फीचर यानी कि उसकी एनाटॉमी, बॉडी स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, एंड उसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में आपको पढ़ना है हर्डमैनिया एंड पायरोसोमा के बारे में। सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सिस पढ़ना है, एग्नेथा, माइक्सिन, पेट्रोमाइजोन एंड ओस्मोरेगुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉन्ट्रीथिस, स्कॉलियोडन के बारे में आपको पढ़ना है। स्कॉलियोडन क्या है, डॉगफिश, ठीक है। ऑस्टिथिस, लैबियो रोहिता के बारे में पढ़ना है, जिसको हम रोहू कहते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन, तो रोहू के बारे में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ये सारे टॉपिक आपको रोहू से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। अब आते हैं डिप्नोई के ऊपर। डिप्नोई में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ब्रीदिंग पढ़ना है। एयर ब्रीदिंग का क्या इंपॉर्टेंस है डिप्नोई फिशेस में, वो आपको देख लेना है। या डिप्नोई ऑर्गेनिज्म में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ब्रीदिंग पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एम्फीबिया में आपको नियोटेनी एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। रेप्टाइलिया, स्कल टाइप, बाइटिंग एंड सॉलिंग मैकेनिज्म ऑफ रेप्टाइल पॉइजनस स्नेक्स ऑफ भारत, ठीक है। इज दैट क्लियर। एवीज में आपको फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। मैमिलिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथेरिया, यूथीरिया एंड प्राइमेट्स के बारे में पढ़ना है आपको पेपर 3 में, ठीक है। इतनी चीजें आपको पढ़ लेनी है पेपर 3 में, ओके। अब आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में क्या होता है, आपको 3 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, कॉर्डेट डाइवर्सिटी, कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्डेट डाइवर्सिटी के बारे में। तो पेपर 4 में आपको पढ़ना है बायोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग कॉर्डेट्स अप टू ऑर्डर तक आपको क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में पढ़ लेना है। जितने भी ऑर्गेनिज्म नीचे लिस्ट अप किए हुए हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, सिस्टमैटिक पोजीशन जो पढ़ते हो, जिसमें आप फाइलम, क्लास, ऑर्डर डिस्क्राइब करते हो, वो आपको ऑर्डर लेवल तक पूरे डिटेल में पढ़ना है, ओके। तो देखो किस किस के बारे में आपको पढ़ना है, यूरोकॉर्डेटा, कॉन्ड्रीथिस, ऑस्टिथिस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज, मैमिलिया में आपको यूथेरिया के बारे में बस पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2 इज कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी में अगर आते हैं तो कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स हैं, ठीक है।
तो उन सारे ऑर्गन्स के बारे में स्पेसिफिकली आपको स्टडी करना है कि रैबिट में किस तरह का हार्ट होगा, काऊ में कैसा स्टमक होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हार्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो रैबिट में किस तरह का हार्ट होगा, ह्यूमन में कैसा हार्ट होगा, बर्ड्स में किस तरह के हार्ट होते हैं, रेप्टाइल में कैसे हार्ट होते हैं। तो हार्ट के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करने होते हैं, ठीक है, टैब्यूलेटेड फॉर्म में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में किसके किसके बारे में पढ़ना है, स्कॉलियोडन, लैबियो, राना, कैलॉट्स, कोलुम्बा, बर्ड्स एंड रैबिट, इतनी चीजें आपको कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कवर करा जाएगा। कॉम्पेरेटिव स्टडी में आपको इतनी चीजें, आपको इन सारे ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स दिए जाएंगे, इसके बारे में आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और ये कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और साथ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि आप भूल जाते हो कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से याद रखा जाएगा कि ऑर्गन्स कैसा है। देखो कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में क्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी उतना ही ज्यादा है। तो यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में कौन कौन से पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन चीजों को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको रटना भी ना पड़े, ओके। तो देखो इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो सारे ऑर्गन्स है जो आपको कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में डिस्क्राइब करने हैं, ये सारे ऑर्गन्स ही आपको इसके बारे में पढ़ना है। और ऊपर जो मैंने बताया स्कॉलियोडन, लैबियोडोहिता, राना, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो रैबिट हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म होंगे और इन ये नीचे दिए गए ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इन सारे ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स याद रखने होते हैं कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में, ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हार्ट, एओर्टिक आर्चेस, ब्रेन, इवोल्यूशन ऑफ किडनी एंड यूरिनरी एंड जेनिटल डक्ट, इतनी चीजें आपको कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी में पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ना क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एग, अर्ली क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड सीलोम फॉर्मेशन इन एनिमल्स, ये चीजें आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़नी है। पॉइंट नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस देखो पेपर 3 में भी पढ़ना है और पेपर 4 में भी पढ़ना है। एम्फियोक्सस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्फियोक्सस में आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, सिलोम का कैसे फॉर्मेशन होता है एम्फियोक्सस में, वो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ चीक अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, जब चीक डेवलप करता है, ठीक है, एग के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, चीक एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, तो उसमें जर्म लेयर कैसे बनते हैं, ठीक है, जर्म लेयर्स क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चीक, चीक में डेवलपमेंट कैसे होंगे, उसके फंक्शंस कैसे होंगे, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो चीक के एम्ब्रियो को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेसेंटा इन मैमल्स, इट्स डेवलपमेंट, टाइप्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड आई इन चीक एम्ब्रियो, चीक एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कौन कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, हार्ट, ब्रेन एंड आई के बारे में, ओके। नेक्स्ट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स। नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 तरह के पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में पार्थेनोजेनेसिस कैसे होते हैं ये जानना है, ठीक है। तो ये था पेपर 3 एंड पेपर 4 का सिलेबस, जो कि आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा।